साथ में आज जो आपका ये हमारे शान साहब की लीडरशिप में आपके यहाँ पे यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, इसमें साफ जाहिर होता है कि खुदा के फजल से जो हमारी लीडर ने जो लड़ाई शुरू की थी, जैसे मेरे भाइयों ने बताया कि जब 5 अगस्त को हमारी इज्जत छीन ली गई हमसे, तो उसके बाद बड़े बड़े लीडर जिनको आप बहुत मोहब्बत करते हैं, किस लिए मोहब्बत करते हैं कि कोई बहुत लंबा है, इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कोई बहुत गोरा है, वो ना तो लंबे किसी काम आए ना वो गोरे किसी काम आए, और रहने के बाद, जेल में रहने के बाद जब रिहा हुए तो आप लोगों को भी मेरी तरह ही तवक्कुआत थी कि अब ये बाहर आए तो तूफान खड़ा कर देंगे, ये बात करेंगे रियासत की आवाम की बहाली की, रियासत के आवाम की जो मसाइल है उनकी, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इंटरनेट की बात की। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जेल से रिहा हुई सबसे लंबा अरसा, और वो भी कैसे हुई, ये लोग कुछ साठ गांठ करके आए कि नहीं आए खुदा जानता है, आप खुद फैसला करेंगे। हम सबको भी लग रहा था कि यहाँ पे बड़े बड़े तुर्रम खान, यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडरान हजरात हैं, उन्होंने भी किसी ने कोई बात नहीं की हमारी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या बात करेंगी। लेकिन जब वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि 370 भी वापस लेंगे, 35 भी वापस लेंगे। जनाब के अंदर जो पानी पैदा होता है, यहाँ से बिजली पूरे हिंदुस्तान को तकसीम होती है, पूरा हिंदुस्तान हमारी बिजली की वजह से चलता है। और मैं अपनी बिरादरी से गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजर बिरादरी नाल तमने कुछ लीडर फालतू में बड़ा चंगा लगे, लेकिन गोजरी में एक कहावत है कि जिसने चिट्ठी एक है काली, जिसने चिट्ठी ना चट्टी रहे तो चिट्ठी को भी फर्ज बने 1 लाख मारनी। तब मैंने साबित करके तो सब किसी दूसरी पार्टी ने, आज बीजेपी दावा करे हमने गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पूरी रियासत के अंदर बदनाम करके तर छुड़िया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखबार ने सर्वे किया और बताया कि हिंदुस्तान के अंदर 3 ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास सबसे कम प्रॉपर्टी है। मानिक सरकार और ममता बनर्जी साहिबा के बाद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को वो एजाज हासिल है। अरे उनके पास दौलत नहीं है, जम्मू मेरे लीडर के पास जम्मू में 1 मरला जमीन भी नहीं है। उनकी ताकत आप लोग हैं, उनकी दौलत आप लोग हैं, लेकिन आपके नाले, आपकी नदियां, आपकी नौकरियां, आपके हकूक तभी हासिल होंगे जब आप शान साहब को मजबूत करेंगे, जब आप फिरदौस साहब को मजबूत करेंगे, जब आप PDP को मजबूत करेंगे। और आखिर में एक गुजारिश करूँ अपनी गुजर बिरादरी को, आखिर में कि मेहरबानी करके जिड़ा तुमने ये लंबा से चिट्टा बड़ा प्यारा लगे, साबित करो, पूछो उन्होंने तुमने किड़ो एक काम कियो, थारा जंगलात का कानून वास्ते PDP ने बिल पेश कियो, थारा कुछ हुआ भी, थारे ना कोई मसलो हो PDP ने उसके ऊपर स्टैंड लियो, थारे पर और जुल्म आया, कश्मीर में थारा टारा चाड़िया,
कोई थरवा मैंने किसी को लीडर नहीं किया। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा बर्फ लगी में मौत गई। इन चीजों ने सोचो और तमाम लोगों के अंदर लेके गल करो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा अगर घटे इंसान तो बस एक मुश्त खाक है इंसान। अगर घटे तो बस एक मुश्त खाक है इंसान। अगर बढ़े तो उसते कौनैन में समा न सके। मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैंने कोई लंबी तकरीर तो नहीं करनी है। अरसाई दराज से हम पॉलिटिक्स में और देखते आ रहे हैं जमाना हमें कहां की तरफ ले रहा है और हम कितनी आसानी से जमाने की तरफ जा रहे हैं। बड़ी तकरीरें हुई, वक्त के हालात पर यहाँ रोशनी डाली गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कौम बड़ी खुशनसीब है। वो इसलिए है कि इस कौम को जगाने वाली आज भी आपके पास एक लीडर है जिसका नाम महबूबा मुफ्ती है। वरना नौजवान साथियों, हम अपने जमीर से सवाल करेंगे कि हम कितने खुददार हैं। हम अब अपने आप से सवाल करेंगे कि हमने ये जो बेगारती का लिबास पहना है, इस बेगारती के लिबास को खत्म करने के लिए और बदन से उतारने के लिए हमारे पास एक सल्फे नाजुक आ रही है। इससे बड़ी शर्म वाली बात क्या हो सकती है। लिहाजा मैंने जो आपके सामने शेर कहा, मेरे नौजवान साथियों, आप मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, लिखे पढ़े हो, आप जानते हो तारीख या औराक में इस हिंदुस्तान जिसको जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मुल्क कहा गया था, यहाँ हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी। लेकिन अरसाई 10 साल से हम देख रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है इक़्तिदार की खातिर। यहाँ हिंदू को हिंदू बनने का दर्श दिया जा रहा है, यहाँ मुसलमान को मुसलमान बनने का दर्श दिया जा रहा है, यहाँ सरदार को सरदार बनने का दर्श दिया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत ने जो हमें हिंदुस्तानी बनने का दर्श दिया था, उसको इन्होंने दफन कर दिया है। लिहाजा मेरी एक ही अपील है, अगर हम आज भी न जागे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हमें घर में डंके बजेंगे कि हमारे अब्बा व अजदाद बेगारती का लिबास पहनकर इस जुल्म सितम को सह रहे थे। लिहाजा मेरे नौजवान साथियों, तारीख या औराक को टटोलो। मैं रात ही परसों मैं किसी जगह गया था एक किताब लाने के लिए, तो मैंने जब उस बुक सेलर से पूछा मुझे फलानी किताब चाहिए, तो उसने कहा अंदर से हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि ये किताब बेची ना दी जाए। वो किताबें आज तक हमारे सिलेबस में होती थी, वो हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी यूनिटी होती थी। यानी हिंदुस्तान को आजाद करने में मुसलमानों ने जो रोल अदा किया था, जहां वहाबी मूवमेंट चली थी, जहां रेशमी तहरीक चली थी, उन किताबों को दफनाया गया है। जहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर जब मेरे नौजवान साथियों लंदन की कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, तो आखिरी तमन्ना मोहम्मद अली जौहर से कहा गया था कि आप बताएं आपकी तमन्ना क्या है। तो उसने कहा था, हाउ कैन आई गो बैक टू माई स्लेव कंट्री विदाउट द सबस्टेंस ऑफ फ्रीडम इन माई हैंड। उसने कहा था मैं गुलाम हिंद कैसे वापस जाऊं बगैर आजादी के। या तो मेरे हाथ में आजादी का फरमाना दो, या मुझे यरूशलेम के आजाद जगह पर दो जहां अंग्रेजों की टाप तक सुनाई नहीं दे, वहां मुझे दफनाने के लिए जगह दो। ये कहते कहते वो शहीद हो गया वतन के लिए। आज हमको सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है कि हम हिंदुस्तानी है। अगर आज न जागे तो फिर हम कभी भी जा नहीं सकते हैं। लिहाजा मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आज हमने यहाँ स्पीचें जो सुननी है वो महबूबा मुफ्ती साहब की सुननी है और बेग साहब की सुननी है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे बितारा तो वो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं शौक से समंदर में वो दरिया, लेकिन ये समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। लिहाजा मैं एक और बात कहूं हिंदुस्तान की जमहूरियत की। बेग साहब जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चल रही होती है तो मैं बड़े बारीक बीनी से मैं उनकी तकरीरें सुनता हूं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इस साल मैंने देखा कभी भी सिर्फ बीजेपी वाले बोलेंगे या मोदी साहब बोलेंगे, उन्हीं की तकरीरों पे तालियां बजती है। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक है, एक दिन गुलाम नबी आजाद साहब ने स्पीच की। स्पीच करते करते वो जब एक वक्त एक जगह पर पहुंचे तो बीजेपी के जितने भी नेता थे
तकरीबन 25 सेकंड तक लगातार तालियां बजती रही। और जानते हो वो क्या वर्ड्स गुलाम नबी आजाद साहब ने कहे थे? गुलाम नबी आजाद साहब ने जब कहा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कि मैं हिंदुस्तान का वो खुश नसीब लीडर हूं जो आज तक कभी पाकिस्तान गया ही नहीं, तो असेंबली के अंदर 5 मिनट तक तालियां बजती रही। मैं सोच रहा था कि हमारे सामने कलम और दवात है, इस कलम और दवात से एक तारीख लिखी जाएगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, इवन मोदी जी तक, जितने भी लोगों ने पाकिस्तान का सफर किया है वो सारे बदनसीब लोग थे। क्यों? क्योंकि जब आजाद साहब ने कहा कि मैं खुशनसीब लीडर हूं जो कभी पाकिस्तान की धरती में नहीं गया, क्या पंडित नेहरू बदनसीब लीडर? क्या अटल बिहारी वाजपेयी बदनसीब लीडर? क्या हिंदुस्तान का मोदी भी बदनसीब लीडर है जो पाकिस्तान की धरती में होकर वापस आया? लेकिन हमारा बड़ा मिशन जो है हमारे सामने वो इक्तदार नहीं है। नौजवानों, आपको अपना मुकद्दर खुद बनाना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे नो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसलिए नौजवानों उठो, इस जमाने को एक पैगाम दो, जो जुल्म और सितम के बीच यहाँ बोते हैं उन्हें कहो, बरतर अक़वाम के मगरूर खुदा उनसे कहो, जाके आखिरी बार अपना तराना दोहराएं, फिर अपनी नाकाम सियासत पे पेशमा होकर अपने नाकाम इरादों का कफन ले आए। मैं इसी से आपसे अलविदा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आज हम जब यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ना क्यों है, न उनको ये बोलने की जरूरत है कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो अज़म किया, जो इरादा किया और जिस हौसलामंदी से वो आगे बढ़ी, क्योंकि अगर हम कन्विंस नहीं होते तो शायद आज हम पहाड़ों से उतर कर आज यहां पे जमा नहीं होते। लेकिन आज हम वक्त की उस कगार पे खड़े हैं जहां पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमारी हिम्मत और हमारी ताकत को बार बार आजमाया जाएगा, हमारे जज्बे को आजमाया जाएगा। आप याद करिए वो दिन जब हमारी सदर मोहतरमा 1 साल से 2 साल तकरीबन हिरासत में रहने के बाद जब बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बात जो उन्होंने की कि हमें 370 जो है वापस चाहिए। जब इनकी वालिदा मोहतरमा और हमारे मरहूम लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की एहलिया को ईडी ने बुलाया, मैडम उनके साथ गई, लेकिन ईडी के दरवाजे पे खड़े होकर भी वही बात कही जो हुकूमत में कह रहे थे। कोई ताकत उनको झुका नहीं पाई, कोई ताकत उनको डरा नहीं पाई। मेरे साथियों, आज अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम उस अज़म के साथ खड़े हैं, हम उस इरादे के साथ खड़े हैं, आज हम उस जुर्रत के साथ खड़े हैं जिस जुर्रत की निशानी आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोग कह रहे थे दमन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गई खत्म, लोग कह रहे थे कि अब तो ये जमात ही नहीं रही क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन मुफ्ती साहब कहते थे दमन अगर सैलाब आओ और पाखुंदियों नजर आपका रूठा हुआ वर्कर खड़ा मिलेगा, मैं मरहबा करता हूं, आपको आफरीन करता हूं। आपने जिस जुर्रतमंदी का जो है सबूत दिया, आप इज्जत के काबिल है, क्योंकि हवाएं इधर से उधर चल रही थी, उधर से इधर चल रही थी, लेकिन आप अपनी जगह खड़े रहे, अपने अज़म पे खड़े रहे। आप देख रहे हैं इस मुल्क का क्या हाल बनाया जा रहा है। अब तो फिल्में बनाई जा रही हैं, और मैं बार बार इस जलसे से पहले भी जब भी आप लोगों के बीच में आया, मैं कहता था कि सियासत की जंग जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पर लड़ी जानी है वो खित्ता चिनाब में लड़ी जानी है। ये सिर्फ डिवीजन की राजनीति जानते हैं,
लेकिन मैं बता दूं आपको मेरे भाइयों, ये चाहे जितनी मर्जी राजनीति कर लें, इस मुल्क का जो डीएनए है वो सेकुलर है। उस डीएनए को ये चेंज नहीं कर सकते। कैसे करेंगे महात्मा गांधी को खान अब्दुल गफार खान से अलग? कैसे करेंगे भगत सिंह को अशफाकुल्ला खान से अलग? मैंने कहा हम पे इम्तिहान का वक्त है, ये मुसीबत का वक्त है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप डरे रहें, ये चाहते हैं कि आप सहमे रहें, ये चाहते हैं कि आपकी जबानें बंद हों, लेकिन हम डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। ये वो दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान सुन लो कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान जितने भी आए हैं, जोन प्रेसिडेंट साहिबान, खास करके हमारे नौजवान साथी जो इस कड़कती धूप में, इस गर्मी के मौसम में भी बैठे में देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ धूप है वहाँ उठ जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सभी साथियों ने बात की, बड़ी लंबी बात की। सबसे पहले मैं यहाँ के फारूक पटोल साहब जिन्होंने आज ज्वाइन किया, उनको अपनी तरफ से वेलकम स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इनके आने से हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में पार्टी काफी मजबूत होगी इंशाअल्लाह। मुझे पता है आज मसाइल बहुत ज्यादा हैं। नौजवानों की बात अगर करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारी इंतहाई है। मैडम अगर देखा जाए सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वजह देखी जाए रामबन में है। और अभी कुछ एक आया था, लिस्ट आई थी, सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट में इसी को माना गया, जहां पे अरबों के काम चल रहे हैं। बदकिस्मती है कि हमारे नौजवानों के लिए यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ दिल्ली से, मुंबई से, बिहार से ला के यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान तमाशा देख रहे हैं। मुझे पता है आप लोग परेशान हैं, मुझे पता है यहाँ पे दुकानदार तबका परेशान है, मुझे पता है यहाँ मजदूर तबका परेशान है, लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त रहने वाला नहीं। जैसे प्रदोष साहब ने कहा कि वक्त शुरुआत इन्होंने की है और इंशाल्लाह एंड हम करेंगे, जरूर एक वक्त आएगा इंशाल्लाह। लेकिन आज आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आप लोगों से एक ही गुजारिश है आप लोगों से कि ये जो वक्त है, ये हमने सिर्फ एक मिशन है, एक मकसद है जो बीजेपी यहाँ पे करना चाहती है। ये यहाँ की असेंबली को तोड़ मरोड़ करके जो इन्होंने काला कानून यहाँ लागू किया, जो इन्होंने हमारा हक छीना, वो उसको जायज करार दिलाना चाहती है। हमारी लड़ाई इस समय इस चीज की है कि इनका जो मिशन है उसको कामयाब नहीं होने देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिस जोश खरोश से, जिस वलवले से इस जमात के साथ चल रहे हो, आप शाना बिशाना इस जमात के साथ चलिए। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। बाकी आप तमाम लोगों का शुक्रिया। किसी भी टनल पे लगा सकते थे, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे लगा सकते थे। यहाँ तो नाम होना चाहिए था देवीदास ठाकुर साहब का, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले, यहाँ की सपूत है। उनका नाम तो मुल्क के अंदर किसी चीज पे नहीं लगा सकते, पर यहाँ तो लगा सकते थे। अगर उनका नहीं तो लवदत का नाम होना चाहिए था, लैलेश्वरी का, जिसको कश्मीरी पंडित बुलाते हैं। अगर उनका नाम नहीं तो नुंगरिशी का, शेख नूरुद्दीन वली, तो कोई बात बनती। जो यहाँ के रहने वाले हैं, इस जमीन में दफन है, जहाँ जिनका क्रियाक्रम हुआ तो उनका नाम होता तो कोई बात बनती। पर चलिए, इनकी जो जहनियत है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हो सके उसको लूटो। आपके यहाँ कितने पावर प्रोजेक्ट हैं, मुझे बताइए। यहाँ के कितने लोग उसमें काम करते हैं, और जो करते हैं वो किसके कहने पे करते हैं, किस जमात के कहने पे वो करते हैं। आम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है।
तो आज हम काफी दिनों से जम्मू में घूम रहे हैं, यहाँ भी आए और मैं आप लोगों से, खासकर यूथ, मुझे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, आप भी जवान हैं, आप भी यूथ में हैं, उनको भी मैं सलाम करना चाहती हूँ। तो मैं बात करना चाहती थी लोगों से कि बहुत मुश्किल हालात में इस वक्त जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, बहुत तकलीफ है, सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों का, बेरोजगारी बेकारी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, खासकर नौजवान तबका। हमारे मुल्क के अंदर किसान खुदकुशी करते थे, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल था, यहाँ खुदकुशी लोग नहीं करते थे, मगर आज मैं देखती हूँ हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, या तो वो नशा करता है, या दरिया में छलांग लगाता है, या जहर खाता है। रोज हम देखते हैं फलानी दरिया से इतनी लाश मिली, 32 साल के जवान की लाश मिली, 28 साल के जवान की लाश मिली। जवान हमारा नशा करते हैं, यानी बड़ी मुसीबत में है। ये कहा करते थे एक वक्त में गुजरात मॉडल, कि हमने गुजरात में बड़ा अच्छा किया है। तो आज वाकई ये गुजरात मॉडल, जिस तरह ये हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं, जिस तरह ये आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए, जैसे फिरदौस साहब ने भी कहा, बेग साहब ने भी तफसील से बात की, हम लोगों को जिंदा बनना पड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की कौम बहुत अक्लमंद कौम है, बहुत बहादुर कौम है। अगर हम बहादुर नहीं होते, अक्लमंद नहीं होते, तो 47 में एक मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जाते, हम पाकिस्तान के साथ चले गए होते थे। मगर हमने सोचा हमारे रियासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सब रहते हैं मिलके, ये गुलदस्ता है। पाकिस्तान की तरफ खाली मुसलमान जा रहे हैं, हमने मजहब के ऊपर बंटना बंद कर दिया। हम हिंदुस्तान के साथ चले, किस हिंदुस्तान के साथ? गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान के साथ, गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हमने इल्हाक नहीं किया। ये मैं बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ, अगर आप इस मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाएंगे तो जम्मू कश्मीर पहले ही आपके हाथ से निकल चुका है और ज्यादा निकल जाएगा। इन्होंने पिछले 4 साल से जो तूफान मचा के रखा है, जब मेरी सरकार थी तो मैं दीवार बन के सामने खड़ी रही, मैंने उनको जम्मू कश्मीर में वो करने नहीं दिया जो ये आजकल कर रहे हैं। मगर पिछले 4 साल से मुसीबत में लोग हैं। हमारी रेत बाजरे के लिए भी ठेकेदार बाहर से आता है और हमारे लोगों को रेत बाजरे की कीमत चुकानी देनी पड़ती है। हमारे पावर प्रोजेक्ट के ठेके बाहर के लोगों के पास, हमारे सड़कों के ठेके बाहर के लोगों के पास, और यहाँ के लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती, और अगर मिलती है उनकी मजदूरी कम है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा। ये सही है गलत है? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की शक्ल बिगाड़ के रख दी है। जम्मू में जब कोई हमारा हिंदू भाई कहता है आपने दरबार मुंह क्यों बंद किया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो जम्मू के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जब 6 महीने के बाद कश्मीरी जम्मू आते थे, वो जो 6 महीने उन्हें कमाया होता था जम्मू में खर्च करते थे कि नहीं करते थे? इन्होंने दरबार मुंह बंद किया। जब जम्मू के लोग पूछते हैं आपने दरबार मुंह क्यों बंद किया, कहते हैं कश्मीर को ठीक कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगी, असानू कश्मीर ठीक कर दिया, पर कश्मीर को क्या ठीक करोगे आप? अरे 70 साल से कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कश्मीर ठीक कर दिया, कश्मीर में पत्थर नहीं चल रहा है, कश्मीर में गोली नहीं चल रही है। अगर कश्मीर ठीक हो गया है, अगर कश्मीरी लोगों के हाथ में पत्थर नहीं है, बंदूक नहीं है, सब ठीक हो गया, तो 10 लाख फौज कश्मीर में क्या कर रही है बताओ? यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने न हाथ में पत्थर, न बंदूक, न कुछ बोलते हैं, चुप करके बैठे हैं, मगर दिल में एक खलिश है कि मसले कश्मीर हल होना चाहिए। 10 लाख हमारे मुल्क के फौजों को उलझा के रखा हुआ है, बल्कि फौज कम होने के बजाय रोज रोज ज्यादा, रोज रोज नाकाबंदी। अगर आप अनंतनाग से चलेंगे श्रीनगर की तरफ
तो इतनी जगह आपको रोका जाता है, गाड़ियों से उतारा जाता है, गाड़ी को रोका जाता है, ये क्या है? ये तो कहते हैं 2019 के बाद हमने सब कुछ ठीक किया, हमने जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहाई, हम यहाँ वो कहते थे 370 इसलिए हटाएंगे कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तरक्की नहीं है। मुझे बताइए 2019 के बाद कितने जवानों को यहाँ रोजगार मिला? बल्कि जो रोजगार मिलना भी था उसकी हिस्सा बटाई होती है, उसका हिस्सा पूरे मुल्क के जवानों को मिलता है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहता है मैं एक ऐसा कानून लाऊंगा जो हरियाणा की नौकरी है वो खाली हरियाणा के जवानों को मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है हमारी नौकरियां हमारे पास रहनी चाहिए। मगर जम्मू कश्मीर में यही बीजेपी की सरकार जो हमारे जवानों ने अप्लाई किया था 2019 से पहले, वो तमाम नौकरियां वापस लाई। कहा दोबारा इसका फॉर्म भरना होगा। क्यों? क्योंकि 2019 से पहले जिन जवानों ने नौकरी के लिए दरखास्त दी थी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। आज ये चाहते हैं पूरे मुल्क के जवान, ताकि अगर 10,000 नौकरियां हो तो 20 लाख नौजवान अप्लाई करें। उसमें बताइए जम्मू कश्मीर को क्या हिस्सा मिलेगा? यानी ये हमको हर तरफ से लूटना चाहते हैं, हमको हर तरफ से बांटना चाहते हैं, हमारी तजलील करना चाहते हैं हर तरफ से। मगर मेरे बहादुरों, ये वक्त भी नहीं रहेगा। जैसे फिरदौस डाक साहब ने कहा, बेग साहब ने भी कहा, ये वक्त नहीं रहेगा। हम बहादुर कौम है, हमारे दिल में जज्बा है। अगर नहीं होता तो हम इस वक्त कश्मीरी ऐसे बैठा है, बिल्कुल ऐसे घर में बैठा है, मगर रोज फौज की नई नई टुकड़ी आ रही है उसको और दबाने के लिए। अरे वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर खौफ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहादुर कौम है। और ये मसला जो 70 साल से इन्होंने कहा हल करो हल करो, और पीडीपी का भी यही कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इज्जत से बात नहीं करोगे, पाकिस्तान को टेबल पे नहीं लाओगे, तब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा। आप कितनी भी कश्मीर फाइल, आप कितनी भी पिक्चरें बना लो, आप कितनी भी नफरतें फैलाओ, मगर आपसे जम्मू कश्मीर के लोग तब तक नहीं दबेंगे जब तक आप जम्मू कश्मीर का। ये क्या होता है, बंदूक से आपने कोई अखबार वाला, कोई जर्नलिस्ट कुछ बोलता है लिखता है उसको जेल में डाल देते हैं, कोई नौजवान बात करता है उसको जेल में डालते हैं। ईडी, एनआईए सब छापे रोज कश्मीर में, जो बिजनेसमैन है उनके छापे डाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं ये, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत रखनी है। हमारी जमात आपके सामने, आपकी मैं सारे वर्करों की शुक्रगुजार हूँ। बड़े लोग आए चले गए, मगर आप अपनी जगह रहे। मैं काफी लोगों को आप में से पहचानती हूँ यहाँ पे, जिनको मैं आज बहुत देर के बाद देख रही हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं हुआ मुफ्ती आपसे कहती है कि ये वक्त नहीं रहेगा। जालिम का जुल्म हमेशा नहीं रहता है, जालिम को ऊपर वाला आखिरकार उसका हिसाब किताब हो जाता है। हमारी पोजीशन ही नहीं बल्कि सूद के समय जो इन्होंने हमसे लिया वो इनको वापस करना पड़ेगा। ये आप दिल में इत्मीनान रखो। हम तब तक खामोश नहीं होंगे जब तक जो हमारे साथ, जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, जब तक वो हमारी इज्जत बहाल नहीं होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे मालूम है आपके यहाँ आपके जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो बीजेपी वालों के अपने जो उनके होते हैं, आपके साथ जुल्म है, आपकी मुश्किलात हैं, जो आपके खासकर बीपीएल से नीचे जो लोग रहते हैं उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, मगर एक बात आप याद रखना, आज इलेक्शन का वक्त नहीं है, ना मैं वोट मांगने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको दिलासा देने आई हूँ, हिम्मत देने आई हूँ कि मेरी तरफ मेरी हिम्मत आप लोगों। मैं कौन हूँ? मैं हुआ मुफ्ती। क्या है, कौन है मैं हुआ मुफ्ती? मैं हुआ मुफ्ती की आवाज में तब दम है जब आप लोग उसके पीछे होते हो। इसलिए इस जमात को मजबूत करो, इस जमात को का साथ दो। आने वाला जब भी इलेक्शन आएगा उसको सोच समझ के फैसला करना। ये चाहते हैं जो उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के साथ किया, वो इन्होंने गैर आईनी किया, वो इन्होंने नाजायज किया। अब उस नाजायज फैसले को ये जायज करार देना चाहते हैं। ये चाहते हैं
असेंबली में इनके लोग आए, बड़ी तादाद में आए, इनकी टीमें आए, इनके जो अपने लोग हैं वो आए, ताकि जो फैसला गलत इन्होंने 2019 में किया उस पे ये मुहर लगाएं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, खबरदार रहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है। अगर आप जरा सा भी आपके जहन में ये आ गया कि अब वोट उधर देना है, उसको कामयाब करना है, ऐसा नहीं करना। पीएचडी चाहे इकट्ठे लड़े या अलग अलग लड़े, जो जमाती पीएचडी में है उनको कामयाब करना है। अगर मेरा कैंडिडेट भी होगा, दूसरी जमात पीएचडी का भी होगा, अगर मेरा कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, पीएचडी के दूसरे कैंडिडेट को वोट डालो, मगर उसके बाहर नहीं जाना, उसके बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर उसके बाहर गए असेंबली में ऐसे लोग आएंगे जो इन्होंने काला कानून पास किया 2019 में, जो उन्होंने गैर आईनी तरीके से हमसे सब कुछ छीन लिया, ये उसको जायज करार देंगे, उससे मोहर लगाएंगे। इसलिए आपको मैं खबरदार करना चाहती हूँ। बाकी मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो टीम है हमारी, जितने भी लीडर साहिबान हमारे जम्मू से आए हैं, डोडा से आए हैं, किश्तवाड़ से आए हैं, इस यूथ कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए उन सबका मैं इंतजामिया की तरफ से और यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट रामबन की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा न बोलते हुए वस्सलाम। इंशाल्लाह इसके बाद यूथ कन्वेंशन जो है वो बनियाल में होगी, फिर बलूचिस्तान में होगी, दूर में होगी। ये मैं अपने इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। शुक्रिया।